वोडाफोन आइडिया को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बकाया ना चुका पाने की वजह से यदि भारत से वो अपना बिजनेस समेट लेती है तो तकरीबन 10,000 से 13,000 लोगों की नौकरियां जा सकती है। अब देखिए, वोडाफोन ने सोमवार को ही 2500 करोड़ रुपए का एजीआर बकाया जमा किया हुआ है। अब कंपनी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट से यह अपील की है कि दूरसंचार विभाग उसके खिलाफ बैंक गारंटी जब्त करने जैसी जबरिया कार्रवाई ना करे, क्योंकि इससे कंपनी के कामकाज को और ज्यादा नुकसान होगा। वोडाफोन आइडिया कंपनी के वकील मुकुल रोहतगी ये भी बताते हैं कि वोडाफोन आइडिया का बकाया अगर बात की जाए तो वो महज 7,000 करोड़ रुपए है, और अगर उसमें आप पेनल्टी लगाते हैं, उसमें आप इंटरेस्ट लगाते हैं और जुर्माने पर भी ब्याज लगाते हैं, सब जोड़ने के बाद ये जो अमाउंट है वो 23,000 से लेकर के 25,000 करोड़ तक हो जाती है। अब भारतीय एयरटेल भी एजीआर के रूप में टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। ये खबर पहले ही आ चुकी थी। टेलीकॉम कंपनी ने यह भुगतान भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉम और टेलीनॉर की ओर से किया गया है। वोडाफोन आइडिया पहले ही गहरे संकट में है। अब इसीलिए उसके बंद होने की अगर नौबत आ भी जाती है और आ भी गई तो इससे क्या होने वाला है? इससे कर्ज देने वाले बैंकों पर भी संकट आ सकता है। अब इतना ही नहीं, ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि देश के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनियां रह जाएं। इस स्थिति में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का अभाव होगा। याद रखिएगा, एक ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया 5G सर्विसेज की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। तब अपना देश टेलीकॉम सेक्टर का संकट से घिरना हम और आपके कस्टमर, हम और आप कंज्यूमर के लिए एक रेड सिग्नल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि हमारा और आपका नुकसान किस तरह से होता है। लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट के पहले उसमें आपको मिल जाएगा इसके लिंक, जाके देख सकते हैं। डिटेल में वीडियो है। अब दूसरी बात करने जा रहा हूं एलआईसी को लेकर के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 का जो बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया था, आपको याद होगा कि एलआईसी को शेयर बाजार में उतारा जाएगा, यानी कि उसका जो आईपीओ लाया जाएगा। अब किसी कंपनी को पहली बार शेयर बाजार में उतारते हैं तो उसका इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ जारी किया जाता है। तो ऐसे में ही इसी तरह से एलआईसी का आईपीओ जारी होगा। अब भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के आईपीओ के बारे में नई जानकारी सामने अब आई है कि सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए केवी सुब्रमण्यम ने साफ तौर पर संकेत दे दिए हैं कि सरकार इसकी 6 से 7% हिस्सेदारी बेच करके 90,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है एलआईसी के शेयर, 6 से 7%। अब देखिए, इसका मतलब यह हो जाता है कि सरकार पूरी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 13 से 15 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद कर रही है। अब मैंने आपको बताया था कि बजट 2020-21 में विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया से सरकार का जो टारगेट है वो 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा हुआ है सरकार की तरफ से। अब यहां पर आपको एक स्ट्रेंज सा फैक्ट बताता हूं। एलआईसी के वैल्यूएशन के मामले में सरकार को काफी सतर्क रहना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इससे पहले भी आईआरसीटीसी के वैल्यूएशन में सरकार धोखा खा चुकी है। आईआरसीटीसी के वैल्यूएशन में धोखा खा चुकी है, 2 बार मैंने बोला है। और जो एक्सपर्ट्स हैं अब वो बताते हैं कि सही वैल्यूएशन नहीं होने की वजह से आईआरसीटीसी को 5,000 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन मिला था, जबकि लिस्टिंग के 6 महीने के भीतर उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। एलआईसी को लेकर के मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में बनाया हुआ है। आपको आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो फर्स्ट कमेंट में आपको सेकंड लिंक इस पे मिल जाएगा। डिटेल वीडियो है, जाकर के देख सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज के लिए। बढ़ते अपनी तीसरी खबर की तरफ। 2019 से पहले 11 फाइनेंशियल ईयर में बैंक फ्रॉड के कुल 53,334 मामले सामने आते हैं, जिसमें 2,05,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई होती है। लेकिन इस वित्त वर्ष 2019-20 के सिर्फ 9 महीने में ही बैंक फ्रॉड के कुल 8,926 मामले आते हैं और रकम 1,17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। यानी कि बैंक फ्रॉड की जो रकम पिछले कुल 11 सालों में दर्ज की गई थी उससे आधे से भी अधिक रकम पिछली
3 क्वार्टर में ही देखने को मिली है, यानी कि दर्ज की गई है। अब आपको मैं एक डाटा देता हूं और सोचने की कोशिश कीजिएगा कि आखिर ये बैंक फ्रॉड क्यों बढ़ते जा रहे हैं, किसकी गलती से बढ़ते जा रहे हैं। ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा और #3 लगा करके मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में चाहिए। 2013-14 में 10,070 करोड़ रुपए, 2014-15 में 19,361 करोड़ रुपए का फ्रॉड होता है, बैंक फ्रॉड होता है। 2015-16 में 18,698 करोड़, 2016-17 में 23,984 करोड़ और 2017-18 में 41,167 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड होता है। 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड होता है और 2019-20 में 1 अप्रैल 31 दिसंबर 2019 तक 1,17,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड होता है। आखिर ये बैंक फ्रॉड बढ़ क्यों रहे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होगा और एनपीआर के लिए यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में उद्धव ठाकरे का कहना है कि ये एक जनगणना है और उन्हें लगता है कि इससे कोई प्रभावित नहीं होगा क्योंकि ये हर 10 साल पर होता है। दूसरी ओर एनसीपी जो प्रमुख शरद पवार, उन्होंने कहा था कि सीएए पर उद्धव ठाकरे का अपना मत है, लेकिन उनकी पार्टी ने इसके खिलाफ वोट किया था। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक मैंने पहुंचा दी है और आने वाले वीडियोस में कुछ एनालिसिस वगैरह मैं करूंगा। तो अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।